हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा संवाद यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप और वोल्केनोज के बारे में या ज्वालामुखियों के बारे में। हम यहाँ पे एक चीज़ खास तौर से ध्यान देंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर उसको अंदर से हम देखें तो ये तीन पोर्शन से मिलके बनी हुई है, तीन भागों से मिलके बनी हुई है। एक भाग को हम कहते हैं क्रस्ट या ऊपरी सतह या भूपर पट्टी। दूसरा जो भाग है इसमें उसको हम कहते हैं मेंटल। ये दो भागों में डिवाइडेड है, वो खैर अलग एक टॉपिक है। ये आप इसको मान सकते हैं कि ये ठोस है, तो जो हमारा मेंटल है वो द्रव अवस्था में है। कोर की अगर हम बात करें तो कोर में भी दो हिस्से हमको देखने को मिलते हैं। तो कोर का कुछ हिस्सा या कहिए कि ऊपरी हिस्सा द्रव अवस्था में है और अंदरूनी हिस्सा जिसको हम आंतरिक कोर कह रहे हैं वो ठोस अवस्था में है। अब क्योंकि पृथ्वी में कई सारी लेयर्स हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ऊपरी लेयर है, अब देखो अगर कोई लिक्विड चीज़ है और वो गर्म भी है तो उसमें से एक प्रेशर क्रिएट होगा, ऊपर की तरफ दबाव बनेगा। दबाव की वजह से ये जो भूपर पट्टी है या क्रस्ट है इसमें मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। इस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इस मूवमेंट जब ये होगा तो ऊपर हमें कंपन महसूस होंगे, जिनको हम कहते हैं भूकंप या अर्थ क्वेक। अब अर्थक्वेक की हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो हमारा तरीका क्या यहाँ पे रहेगा पढ़ने का। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई भूकंप क्या है। भूकंप पहले परिभाषा देंगे, फिर हम ये देखेंगे कि भाई भूकंप के लिए आखिर कौन कौन से कारण जिम्मेवार रहते हैं। भूकंप के अगर हम मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या ऐसा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, या ये कहिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट पीसीएस लीजिए या नॉर्मली हम यूपीएससी को कवर करके चलेंगे, तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में हमको कौन कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए, या यूपीएससी किन किन टॉपिक्स को मेनली पीटी में या मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग करें तो किन किन टॉपिक्स से या किन किन लाइंस का आप डायरेक्ट यूज़ कर पाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो भूकंप क्या है, भूमि से या जमीन से या फिर आप कहिए पृथ्वी से ऊर्जा के निष्कासन के कारण ऊपरी परत का कांपना। जब पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ऊर्जा बाहर निकलती है तो इसकी वजह से जो भूपर पट्टी है या क्रस्ट है वो कांपने लग जाती है, हिलने लग जाती है। इसी घटना को भूकंप कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें कि भाई भूकंप के क्या क्या कारण हैं, तो भूकंप के कारणों की बात कर लेते हैं। पहले हमने डिफाइन किया कि आखिर भूकंप क्या है। किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करना चाहिए। कारणों की बात करें तो कारण क्या हो सकते हैं, ज्वालामुखी उद्गार एक कारण हो सकता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं, या फिर प्लेटों की गति। हमारे पृथ्वी की हम बात करें तो हमारा क्रस्ट 7 बड़ी बड़ी हिस्सों में टूटा हुआ है, जिनको हम 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, और बाकी लगभग 20 के 15 या 20 के लगभग, कुछ कम मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट उनको ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं, एग्जैक्ट गिनती नहीं है। तो लगभग 20 टेक्टोनिक छोटी प्लेटें हैं, उनमें बांटा गया, 7 बड़ी और 20 लगभग छोटी प्लेटें हैं। अब वो आपस में, जैसे मान लीजिए कोई द्रव चीज़ है तो उसके ऊपर ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके बीच में टक्कर होती रहती है, जिससे भी भूकंप आ जाता है। इसके अलावा भूस्खलन, भूस्खलन से भी क्या होता है, भूकंप आ जाता है। अगर हम बात करें तो देखिए बांध, बहुत समय पहले तक ये मानते थे कि भाई बांध वगैरह हैं या जो ह्यूमन जिस तरीके से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और एक छोटा सी एक ये छोटा सा एक हमने पानी इकट्ठा कर लिया, कोई एक बांध बना दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कोयना एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ पर जब भूकंप आ गया कोयना बांध की वजह से, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि बांध भी भूकंप ला सकते हैं। इसके अलावा जैसे परमाणु बम विस्फोट हुआ, परमाणु बम विस्फोट, उसकी वजह से भी भूकंप आ जाता है। इसके अलावा हो सकता है कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए, तो उल्का पिंड की
टक्कर, ये भी भूकंप का कारण बन सकता है। ऐसे वेरियस कारण होते हैं, जैसे कुछ नेचुरल हैं और आप देखेंगे कुछ कैसे हैं, मैन मेड हैं, मतलब मनुष्य ने इनको ईजाद किया है या मनुष्य की गलती की वजह से ये कभी कभी हमको अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि भाई देखिए, कुछ यहाँ पे क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमको वो टर्मिनोलॉजीज़ को भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा, रैपअप करना पड़ेगा, या उससे पहले हम देख सकते हैं कि भाई भूकंप की जो तरंगें हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक टॉपिक हम बनाएंगे भूकंपीय। भाई भूकंप से जो ऊर्जा आई है, जो कंपन हुआ है, वो कंपन किस रूप में आगे बढ़ता है, तो भूकंपीय तरंगें। तो भूकंपीय ऊर्जा का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, भूकंपीय तरंग कहलाता है। इसके अगर हम प्रकारों की बात करें, अगर हम प्रकारों की बात करें तो इनको हम बांटते हैं बॉडी वेव्स, बॉडी तरंग, और दूसरा होता है इसमें सरफेस या पृष्ठ तरंग। बॉडी वेव्स की बात करें तो ये पी वेव्स और एस वेव्स में कन्वर्ट होती हैं, मतलब डिवाइडेड रहती हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो ये एल वेव एंड आर वेव में डिवाइडेड रहती हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल 4 तरह की। अब बॉडी वेव की बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे हमने या तो ऐसा कर लेते हैं कि पी वेव एस वेव ऐसे करके चलते हैं। तो पी वेव की अगर हम बात करें तो पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें, ये पृथ्वी तल या कहिए पृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अब भाई सबसे पहले पहुंचती हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, पहले नंबर पे हैं तो प्राइमरी कह देंगे, शुरुआत है, तो इसलिए इनका नाम पी तरंग पड़ गया है, क्योंकि ये सबसे पहले आती हैं। अर्थात इनका जो वेग होता है, वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाई नेचर कैसी होती हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इसका मतलब ये कैसी होती हैं, ये चलती हैं सघन एवं विरल के रूप में, सघन और विरल के रूप में चलती हैं। अर्थात ये कैसी तरंगें हो जाएंगी, इनको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, अब आगे देखते हैं कि भाई इसका फर्क क्या पड़ेगा। अर्थात पी वेव क्या होंगी, सभी माध्यमों अर्थात ठोस, द्रव या गैस, ये सभी माध्यमों में गमन कर सकती हैं, ये भी इनकी एक खास बात है। अब यहाँ पे हम बात करें कि भाई जब ये माध्यम में गति करती हैं तो जो कण है वो इस तरह से गति कर रहे हैं, इस तरीके से, और तरंग है वो इस तरीके से जा रही है। अर्थात कण तथा तरंग गति के बीच समांतर या 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये मूवमेंट होता है उसी डायरेक्शन में ये बढ़ती चली जाती हैं। ये हो गई पी वेव। अब दूसरी हमारे पास ऑप्शन या दूसरी हमारे पास वेव क्या है, एस वेव, या इनको हम कहते हैं द्वितीयक तरंगें या सेकेंडरी वेव्स। भाई सेकेंडरी क्यों है, धरातल पर बाद में आती हैं, बाद में आती है, इसका मतलब इनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी इनकी स्पीड। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि भाई इसका हमको असर क्या है इस स्पीड का, या इनका नेचर क्या है। तो ये कैसी होती हैं, रस्सी या तालाब के ऊपरी हिस्से की तरंगों के समान, इनको हम क्या कहते हैं, इन तरंगों को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जैसे हमने उनको अनुदैर्ध्य कहा पी तरंगों को, इनको हम अनुप्रस्थ तरंग कह देते हैं। ठीक है, अब
इसका फर्क क्या है, ये सिर्फ ठोस में चलती हैं। अब इस देखें तो कैसे, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से चलती हैं, मतलब कण तथा तरंग गति के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ये इसकी एक और खास बात है। अब अगर देखिए हम यहाँ पे एक चीज पे और फोकस दें, तो ये दो हमारी तरंगें हो गई हैं। अब जो तीसरी तरंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है एल वेव। इनको हम क्या कहते हैं, लव एक साइंटिस्ट हैं, एक जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन तरंगों के बारे में बताया था, लव तरंग। ये क्या होती हैं, ये पृष्ठ के समांतर चलती हैं तथा घातक विध्वंस का कारण बनती हैं। फिर है इसमें आर वेव। एक वैज्ञानिक हैं रेले तरंग। अब रेले साहब की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, तो ये पृष्ठ के समांतर चलिए पैरेलल ही रही है, तो पृष्ठ के समांतर और क्या करती हुई चल रही है, दीर्घवृत्त में चलती हैं। और क्या खास बात है, सबसे धीमी तथा घातक, मतलब जितनी भी तोड़फोड़ होती है मैक्सिमम इन्हीं की वजह से होती है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है रैली वेव्स के लिए। दोनों को मिला करके हम सरफेस वेव कहते हैं। तो भूकंप में जो भी टूट फूट होती है, बिल्डिंग्स जो गिर जाती हैं, उनके लिए यही तरंगें रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब देख लेते हैं कि भाई अगर इसको हम इमेज में देखें कि फ़र्क क्या पड़ता है, आखिर हमको कैसे पता लगता है कि इंटीरियर क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये है एक एपी सेंटर, यहाँ पे टर्म है, ठीक है। एपी सेंटर मतलब जहाँ पे भूकंप हमको सबसे पहली बार फील होता है। अब जमीन के अंदर कहीं भूकंप आएगा, वहाँ से तरंगें चली, यहाँ पे पहुँच गई, तो ये हो गया एपी सेंटर। एपी सेंटर से अब देखिए जो तरंगें चल रही हैं, ये इस तरह से कुछ तरंगें चल रही हैं, कुछ वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो जो ब्लैक वाली हैं उनको हम पी तरंगें कह रहे हैं। पी तरंग के बारे में अभी हमने देखा था कि पी तरंगें किसी भी माध्यम में चल सकती हैं। इसका मतलब जो अंदर वाला लिक्विड पोर्शन है उससे भी होके निकल जाएंगी, और जो ठोस है चारों तरफ का क्रस्ट वाला पोर्शन या लिथोस्फीयर वाला, ये उससे भी होके बड़े आराम से निकल के चली जाएंगी। लेकिन हमने एस वेव के बारे में ये पढ़ा था कि भाई एस वेव सिर्फ ठोस में ही चलती हैं, अर्थात इस इलाके में होकर के ही वो चलेंगी। तो आप देखेंगे एस वेव यहाँ तक, ये वाइट रेज यहाँ तक आई है, लिक्विड वाला पोर्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ ये क्या हो गई, खत्म हो गई, और फिर यहाँ पे देखेंगे इधर ये एस वेव है। इसका मतलब इस वाले इलाके में कोई एस तरंग नहीं आई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम कहते हैं छाया क्षेत्र। अब यहाँ पे हम बात करें, भाई देखो एक माध्यम से जब कोई भी तरंग दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, अपने डायरेक्शन में चेंज कर देती है। जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, यहाँ से देखेंगे जैसे ये हमारी एक पी वेव आई, प्राथमिक वेव, फिर वो यहाँ से जैसे ही माध्यम में परिवर्तन हुआ, लिक्विड में घुसी, तो ये अपना इसने रास्ता चेंज कर लिया, फिर तरल से ठोस में गई तो फिर से रास्ता चेंज कर लिया, फिर ठोस से फिर तरल में गई, फिर रास्ता चेंज कर लिया, तरल से फिर ठोस में गई तो फिर रास्ता चेंज कर लिया। अब देखिए इतने रास्ते इसने चेंज किए हैं। अब अगर ये नॉर्मल तरंग होती या नॉर्मल तरीके से अगर ये गमन करती तो ये सीधे सीधे निकल के यहाँ इसको पहुँचना चाहिए था, बट ये पहुँच गई यहाँ। तो ये जो इलाका बना, ऐसा इलाका जहाँ पे कोई भी पी तरंग नहीं आती है, उसको हम क्या कहेंगे, पी तरंग शैडो जोन कहेंगे। तो पी के लिए ये जो शैडो जोन होता है, ये होता है 104 डिग्री से लेकर के 140 या 145 डिग्री तक, ठीक है। और अगर हम एस वेव के लिए बात करें कि इसका शैडो जोन कहाँ पे होता है, तो इसका होता है 105 डिग्री से लेकर के दूसरी तरफ 105 डिग्री तक या आगे पूरा भाग। इस पूरे रीजन में कोई एस तरंग नहीं आएगी। इस रीजन में
कोई भी तरंग नहीं आएगी इस रीजन में। तो हमको इससे आइडिया लगा कि पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ घोलमाल जरूर है, अर्थात पृथ्वी पूरी तरह से ठोस नहीं है अंदर, उसमें कुछ पोर्शन लिक्विड अवश्य उपस्थित है। अब यहाँ तक हमने ये देख लिया। इसके अलावा अब हमें क्या देखना है इसमें, तो हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो भूकंप है ये हमने अभी एस और ये जो पूरा देखा, एस वेव्स क्या हैं, पी वेव्स क्या हैं, और यहाँ पे देखा कि भाई कौन सा पोर्शन लिक्विड है और कहाँ कहाँ से होके कैसे कैसे गुजरती हैं। तो ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे इंडिया में क्या किया गया है कि पूरा का पूरा जो भारत है उसको BIS द्वारा या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा टोटल 4 भूकंपीय जोनों में डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें जोन सेकंड सबसे कम खतरे वाला क्षेत्र है। जो आपको ये सबसे लाइट पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये सारे पोर्शंस, ये सबसे लाइट पोर्शंस हैं। तो इनकी हम बात करें तो ये जोन सेकंड में आते हैं। मतलब यहाँ पे भूकंप आने की जो पॉसिबिलिटी है एक तो वो बहुत कम है, दूसरी बात अगर कोई भूकंप आएगा भी तो उसकी तीव्रता बहुत कम रहेगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हम करें जो जोन थर्ड है, वो जो थोड़ा आपको थोड़ा सा डार्कर दिख रहा है, इनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे है, ये है, यूपी का कुछ पोर्शन है, पंजाब और हरियाणा का कुछ पोर्शन है, राजस्थान का भी पश्चिमी भाग इसमें शामिल है। इन सारे पोर्शंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है, भूकंप थोड़ा तीव्र आता है। अब जोन 4 की बात करें तो यहाँ पे खतरा और ज़्यादा है। जोन 4 में ये जो आपको डार्क पोर्शन दिख रहे हैं ये वाले, ये आते हैं, दिल्ली NCR का पूरा रीजन यहाँ आता है, जम्मू कश्मीर का भी अधिकतर रीजन है, मध्य गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र का मुंबई एरिया वाला रीजन है, ये सब इसमें आते हैं। वेस्ट बंगाल का भी जो ये वाला रीजन है कलकत्ता के आसपास वाला, उधर भी हमको ये थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। अब उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जोन 5 में डिवाइड किया है। जोन 5 वो जगह है जहाँ पे सबसे खतरनाक टाइप के भूकंप आते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत है, कुछ हिस्सा बिहार का है, कुछ ये उत्तराखंड का है, कुछ हिमाचल का है, कुछ यहाँ पे जम्मू कश्मीर का है, और कच्छ वाला रीजन है गुजरात का। तो ये सारे रीजन हैं जो भारत में अत्यधिक भूकंप प्रवण है, अर्थात यहाँ पे भूकंप 9 तीव्रता से भी अधिक का आता है और अत्यधिक नुकसान करता है। अर्थात इन इलाकों में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट अप्रूव करने से पहले पूरी तरह से वहाँ पे स्टडी कराएगी। नॉर्मली तो उस पर कोई बड़े प्रोजेक्ट खोले नहीं जाएंगे इन जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे टूट फूट होने, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे कि भाई भूकंप के लिए क्या वर्ल्ड वाइड भी हमको कुछ देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड वाइड देखेंगे, वर्ल्ड अर्थक्वेक जोन के बारे में हमने इंडिया का देखा कि वहाँ क्या स्थिति है। वर्ल्ड वाइड देखेंगे, वर्ल्ड वाइड आपको यहाँ पे हिस्से नजर आएंगे। तो ये एक तो ये हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे भूकंप पूरा फैला हुआ है, और इधर ये वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा। अब पृथ्वी चूंकि गोल है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ये प्रशांत के ही चारों तरफ का इलाका है। तो सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? परिप्रशांत पेटी, ठीक। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो भूकंप हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको रिंग दिख रही होगी, ये वाली, ये जो रिंग है आपको यहाँ भी ठीक ठाक भूकंप देखने को मिल रहे होंगे इस वाली रेंज में। इसमें इंडिया का हिमालय वगैरह वाला रीजन भी है। अब इस रीजन को हम क्या कहेंगे, तो ये है ट्रांस, मतलब पूरे ट्रांस यूरेशियन, यूरोप और एशिया, ट्रांस यूरेशियन बेल्ट, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे परिप्रशांत पेटी से थोड़े कम भूकंप आते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बात करें तो भूकंप के लिए आप ये देख रहे होंगे, ये पूरी की पूरी एक ये लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये वाली एक लाइन है, एक ये वाली एक लाइन है, और एक ये लाइन फिर आगे जुड़ ही गई वहाँ पे। अगर हम महासागरों के बीच में देखें तो हमको ऐसा लगता है, एक थ्योरी भी है जिसको हम कहते हैं महासागर तल प्रसारण का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि महासागर अपने आप में क्या कर रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं, और अंदर जो गैप क्रिएट होता है उसमें लावा ऊपर आता है, पानी से ठंडा होता है और चट्टानों में कन्वर्ट होता है। फिर से लावा टूटता है अंदर से, फिर मतलब फिर से ऊपर से चट्टानें टूटती हैं, लावा अंदर से बाहर आता है, फिर जम जाता है। धीरे धीरे वहाँ पे लगातार चट्टानों का विकास हो रहा है और धीरे धीरे ये तल प्रसारित हो रहा है। अगर मान लीजिए इस तरीके से गैप अगर क्रिएट हो रहा होगा तो यहाँ भी तो प्लेटों में कंपन होगा। तो तीसरे नंबर पर आती हैं ये, जिनको हम कहते हैं मध्य महासागरीय
सागरीय कटक। और नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे जैसे आपको ये वाला रीजन दिख रहा होगा, ये वाला, ये पूरा रीजन, ये आपको लग रहा होगा अफ्रीका यहाँ से चटक गया है, एक यहाँ चटकन आपको दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं, ये नंबर 4 पर। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी भूकंप आ रहे हैं, कितनी मात्रा में भूकंप आ रहे हैं, उस बेस पर 4th नंबर पर आता है अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम। बाकी अगर 5वें नंबर पे बात करें तो जो बाकी के रिमेनिंग एरिया हैं उनमें 5वें नंबर पर बचे क्षेत्र, इनमें आता है भूकंप। तो हमने इंडिया में भूकंप का क्या सीन है वो देखा, हमने वर्ल्ड वाइड भूकंप का क्या सीन है उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। अब अगर हम बात करें कि भाई की टर्मिनोलॉजी क्या है आखिर अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो मूल शब्दावली, मूल शब्दावली की बात कर लेते हैं। मूल शब्दावली का मतलब है, यहां पे हम कुछ कुछ चीजों की बात करेंगे, जैसे फोकस या हाइपो सेंटर, फोकस या हाइपो सेंटर, केंद्र की हम बात कर रहे हैं। तो असल में हो क्या रहा है कि ये अर्थ हो गई, भूकंप यहां जनरेट हो रहा है, फिर यहां से तरंगें ऊपर की तरफ जा रही हैं, फिर यहां टक्कर मार रही हैं और फिर तरंगें क्या हो रही हैं, ऐसे करके वितरित हो रही हैं। ठीक है, तो ये जगह है पृथ्वी के भीतर, वो जगह जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर ऐसा स्थान जहां से भूकंप का प्रारंभिक उद्गम होता है, उसको हम हाइपोसेंटर या फोकस के नाम से जानते हैं। फिर एक यहां पे पॉइंट आता है एपी सेंटर, इसको हम कहेंगे अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान या फोकस के ऊपर स्थित वह स्थान, सबसे पहले तरंग कहां पर जाके टकराएगी, इस पॉइंट पर। तो पृथ्वी के सतह पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप के झटके शुरुआत में या सबसे पहले महसूस किए जाते हैं, या वह स्थान जहां पे भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंच जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्मोलॉजी के बारे में। सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप या भूकंपों का अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंप तथा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन एवं उनकी तुलना की जाती है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिस्मोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ यंत्र जो भूकंप मापता है, अर्थात ऐसा यंत्र जिसके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है। अब सिस्मोग्राफ में दो तरह के पैमाने प्रयोग किए जाते हैं, एक का नाम है रिक्टर स्केल और दूसरे का नाम है मर्सेली स्केल। एक रिक्टर पैमाना और दूसरा मर्सेली या मर्केली भी लिखा हुआ रहता है, वो प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। जैसे आप यूएस इंग्लिश में देखेंगे, यूके इंग्लिश में देखेंगे, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। पैमाना, अगर हम रिक्टर पैमाने की बात करें तो ये क्या करता है, रिक्टर पैमाना क्या करता है, तो ये मैग्नीट्यूड को मापता है, मतलब ये परिमाण को मापता है, परिमाण मापन, और क्या, ऊर्जा रिलीज कितनी होती है, तो ये 10-10 के गैप से होती है, या 10 गुने के गैप से होती है। गुना ज़्यादा सही शब्द है, 10 गुने के गैप से। मतलब जैसे अगर मान लीजिए 0, 1,
और फिर 2, फिर 3, ऐसे करके है मान लीजिए। तो 0 से जब हम 1 की तरफ जाएंगे तो 10 गुनी एनर्जी बढ़ चुकी है, 1 से जब 2 की तरफ जाएंगे तो 10 गुनी एनर्जी बढ़ेगी, और जब 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो 10 गुनी बढ़ेगी। मतलब 0 से अगर हम 2 पे जाएंगे तो 100 गुनी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और 0 से अगर हम 3 पे जाएंगे तो डायरेक्ट 1000 गुनी ऊर्जा में वृद्धि हमको देखने को मिल जाएगी। मर्सेली स्केल की बात करें या मर्केली स्केल की बात करें तो ये तीव्रता का मापन करता है, तीव्रता का मापन। और इसके साथ साथ इसमें अगर हम देखेंगे तो ये है क्या, तो तीव्रता मापन का मतलब है यहाँ पे ये क्षति को मापता है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है, क्षति को मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे हमको, अब देखो भूकंप का ऐसा नहीं कि भूकंप के सारे नुकसान ही हैं या भूकंप के सारे फायदे ही हैं। हमको कुछ नुकसान दिखते हैं, कुछ हमको फायदे दिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे भूकंप के नुकसान या भूकंप से नुकसान, पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे करके आप नोट करते चलेंगे, मैं बोलता चलता हूँ। तो समझने की चीज़ है वैसे तो, अगर आपको नॉर्मली समझ में आ जाए। देखो भूकंप आता है तो कई बार क्या हो सकता है कि भाई कोई क्रैक पड़ सकता है ज़मीन में, उसमें कोई व्यक्ति गिर के मर सकता है, घर गिर सकता है जिसके नीचे दब करके मर सकता है। मतलब मनुष्यों की मृत्यु इससे होती है या लोगों की हानि इसकी वजह से हो सकती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट रहा भूकंप से नुकसानों में। दूसरा है कि भाई इसकी वजह से पुल टूट जाते हैं, डैम्स टूट जाते हैं, इसका मतलब इसकी वजह से हमको आर्थिक हानि भी होती है। भूकंप से हमको आर्थिक हानि भी होती रहती है। अब हमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से तैयार करना है तो फिर उसमें हमको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो भूकंप से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी होते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाता है। थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इसकी वजह से जंगलों में आग लग सकती है। भाई आप जानते हैं कि जो बांस की टहनी होती हैं, जब बांस सूख जाता है और 2 टहनियों को रगड़ते हैं तो उनके रगड़ की वजह से चिंगारी उत्पन्न होती है, और बांस की जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, वो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। यही लगभग आप देखेंगे चीड़ के केस में भी ऐसा ही देखने को हमको मिलता है। अब कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये समझ में आती है कि भूकंप से पर्यावरणीय हानि भी हो सकती है। अच्छा, भूकंप से क्या हो जाता है, कई बार लैंडस्लाइड हो जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, भूस्खलन हो जाता है तो भूस्खलन की वजह से भी देखो पर्यावरण को नुकसान होता है, वन संसाधन नष्ट हो सकते हैं, जीव जंतु मारे जा सकते हैं, मनुष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ सकता है लैंडस्लाइड। अच्छा, अब ये लैंडस्लाइड क्या हो सकता है, किसी नदी के मान लीजिए मार्ग में आकर के मिट्टी को रोक दे तो इसकी वजह से नदी का बहना क्या हो जाएगा, उस रास्ते से बंद हो जाएगा, नदी को दूसरी जगह से घूम करके जाना पड़ेगा। इसका मतलब उस नदी की वजह से बाढ़ आ सकती है। तो भूकंप की वजह से आग भी लग सकती है, भूकंप की वजह से बाढ़ भी आ सकती है, बशर्ते कि जब वो किसी नदी के रास्ते को ब्लॉक कर दे। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई इसकी वजह से ये तो हो गए हमारे जो प्रमुख प्रभाव हैं उनकी हमने बात करी। अगर हम सेकेंडरी प्रभावों की बात करें तो भूकंप से क्या हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए बाढ़ आई, पानी सड़ेगा, चीज़ें उसमें सड़ेंगी पानी में, तो उसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, छुआछूत वाली या जो ट्रांसफरेबल डिजीज़ जिनको हम कहते हैं, संक्रमणीय बीमारियां, इस टाइप की बीमारियां फैल सकती हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। और इसके अलावा ये भी है कि भाई ये जैसे भूकंप जहाँ कहीं भी आता है तो कहीं पानी है और मिट्टी है, तो अगर मूवमेंट अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पानी और मिट्टी मिलकर के दलदल टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भूकंप के नुकसान है। लेकिन क्या भूकंप के सिर्फ नुकसान ही हमको देखने को मिलते हैं, क्या भूकंप का कोई फायदा नहीं है? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे भूकंप के लाभों के बारे में। देखो भूकंप की हानियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक आपदा है, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं। भूकंप के लाभ, अगर हम लाभों के बारे में बात करें तो यहाँ भी आप 1, 2, 3 करके नोट करते चलेंगे। भाई पहला लाभ तो ये है कि अगर मान लीजिए भूकंप की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है तो जो अब तक मिनरल हैं, जो कीमती चीज़ें हैं जो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी, वो अचानक से क्या हो जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं। तो पहला लाभ ये है। दूसरे लाभ की बात करें तो ये क्या करता है, हमको वैज्ञानिक इंसाइट प्रदान करता है, अर्थात ये
पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को समझने में सहायता करता है। अभी हमने देखा था पी वेव्स तो मुड़ मुड़ करके निकल जाती हैं, एस वेव नहीं निकल पाती हैं क्योंकि अंदर लिक्विड पोर्शन है, और एस वेव कभी भी लिक्विड में चलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जब भूकंप का अध्ययन करेंगे, उसकी तरंगों का अध्ययन करेंगे, तो हम ये बता पाएंगे कि पृथ्वी अंदर कैसी है। देखो, किसी ने खोद करके नहीं देखा है पृथ्वी को कि एग्जैक्टली अर्थ अंदर से कैसी है। हमने बहुत सारे अनुमान लगाए हैं और बहुत सारे हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, तो उसी के आधार पर हम ये कह पाते हैं कि अंदर पृथ्वी ऐसी है। अब आगे अगर हम बात करें तो भाई इससे एक और हमको बेनिफिट देखने को मिलता है कि ये पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा कैद रहती है उसको रिलीज करने का एक माध्यम है। अब जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एक टाइम के बाद आप थोड़ा चिल्ला लेते हैं, अकेले में जा कर के अगर रो लेते हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उससे फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम हमको देखने को मिलता है, कम हो जाता है। कुल मिलाकर के बात करें तो ये पृथ्वी के तनाव को कम करने में सहायता करते हैं। अगला लाभ क्या है, फोर्थ अगर हम बात करें तो भूकंप के द्वारा अवेयरनेस फैलती है, लोगों में जागरूकता फैलती है। यदि भूकंप नहीं आते तो आज जो बिल्डिंग कोड्स डेवलप हुए हैं, बिल्डिंग कोड मतलब कि कोई बिल्डिंग कैसी बनाई जाए ताकि उस पर न्यूनतम भूकंप का प्रभाव हो, अगर भूकंप नहीं होते तो इंजीनियरिंग में इतना डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाता। तो ये भूकंप का चौथा फायदा है। ऑलरेडी हमने भूकंप जोन्स के बारे में बात कर ली और इस तरह से हमने बात करी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, कई बार हमको मेंस में, पीटी में वो चीज़ का मतलब काम की चीज़ नहीं है, लेकिन मेंस में हमको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमको कुछ जो प्रमुख प्रमुख भूकंप हैं उनके दो चार के एग्जाम्पल याद होने चाहिए जो इंडिया में घटित हुए हैं। जैसे 1993 में लातूर एक महाराष्ट्र की जगह है, वहाँ पे एक बड़ा खतरनाक भूकंप आया और जिसका मैग्नीट्यूड 6.2 था। इस भूकंप की वजह से क्या हुआ, इस भूकंप की वजह से लगभग 10,000 लोगों की जानें चली गई। फिर हम बात करते हैं सन 2001 में गुजरात की भुज एक जगह है, वहाँ पर भूकंप आया या वो केंद्र था, और इस भूकंप की जो तीव्रता थी, मैग्नीट्यूड था, परिणाम था, वो 7.7 था। इसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए। हालांकि ये भूकंप जोन 5 में आया था, जो वहाँ पे एक सामान्य घटना आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक भूकंप जो इंडिया में नहीं आया है लेकिन इंडिया पे उसका बड़ा ही गंभीर प्रभाव पड़ा है, सुमात्रा में एक भूकंप आया 2004 में। उस भूकंप की वजह से सुनामी क्रिएट हुई। सुनामी का मतलब होता है जब पानी ऊंची लहरों के रूप में प्रवाहित होने लगता है और तट की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर जब तट पर पहुंच जाता है तो वो लहरें और ऊंची और ख़तरनाक हो जाती हैं। स्पीड भले कम हो जाती है लेकिन ऊंचाई बढ़ने के कारण वो तटों को पूरी तरह बर्बाद कर डालती हैं। इस तरह की तरंगों को हम सुनामी तरंग के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या, सुमात्रा में 2004 में भूकंप आया। इससे जो हिंद महासागर है उसमें बहुत ऊंची ऊंची सुनामी क्रिएट हुई। उन सुनामियों ने भारत के पूर्वी तट, खास तौर से अंडमान और निकोबार को गंभीर रूप से प्रभावित किया, और ऐसा माना जाता है कि इसमें 12,000 से भी ज़्यादा, लगभग 12,500 लोगों की जान चली गई। तो एक भूकंप ये भी था। फिर एक भूकंप है जो काठमांडू में आया सन 2015 में। इस भूकंप की हम बात करें तो ये 7.8 तीव्रता का था, और इसमें ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर के 8,000 लोग मारे गए। कुछ ये भी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया से भी इसमें लोग मारे गए, लेकिन विस्थापन और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ इस भूकंप की वजह से। तो हमने भूकंप के प्रमुख प्रमुख जो उदाहरण हैं, कहीं मेंस में लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो उदाहरण हैं आप उनको नोट करते चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई, भारत ने आखिर क्या करने की कोशिश करी है, क्या कोई ऐसा स्टेप लिया है ताकि भूकंपों को थोड़ा सा कम किया जा सके या उनके प्रभावों को हम मिटिगेट कर पाएँ। तो एक हेडिंग डालेंगे, भूकंप के प्रभावों को कम करने के प्रयास। अब इसकी बात कर लेते भाई, ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिससे भूकंप के प्रभाव क्या होने लग जाएं, कम होने लग जाएं। तो इसके लिए हम देखेंगे, यहाँ हम बात करें तो भाई भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे प्रयास किए हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करें तो भारत सरकार ने सबसे पहले BIS के
को बोला कि भाई आप भारत का भूकंप ये मैप तैयार कर दीजिए। तो नंबर 1, भारत का भू मैप तैयार या भूकंप मैप तैयार किया जाना, ये पहला स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, बीआईएस ने ही भारत के लिए बिल्डिंग कोड का डेवलपमेंट किया है, अर्थात कोई व्यक्ति किस स्थिति में किस तरह की बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट करेगा या किस इलाके में किस तरह के मटेरियल और किस तरह के स्ट्रक्चर को बनाया जाना चाहिए। अभी मैंने आपको भूकंप जोन दिखाया था भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा और कितने कितने तीव्रता के भूकंप आते हैं, उसी हिसाब से बिल्डिंग्स के लिए आपको कोड्स फॉलो करने होंगे। वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई या कहिए कि उनको मार्केट में ला दिया है कि भाई इसको करिए। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या करती है, तो बहुत सारे कैंपेन हैं, एफर्ट्स है, मॉक ड्रिल्स हैं, उनको आयोजित करती है। इसी के द्वारा नेशनल अर्थ क्वेक रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भूकंप को ख़त्म करने या उसके प्रभावों को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक संस्थान है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। ये क्या करता है, लगातार भूकंपों का अध्ययन करता रहता है और उसके आधार पर एक अनुमान लगाता है कि अब अगला भूकंप इस पार्टिकुलर एरिया में आने के चांसेस हैं। हमारा अध्ययन जैसे जैसे भूकंपों को लेकर के बढ़ता जाएगा, आने वाले समय में हमारी भविष्यवाणी भूकंपों को लेकर और भी ज़्यादा सटीक होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाई एक ये भी है कि भारत सरकार लोगों को एजुकेट करने का, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 7वां पॉइंट होगा, भारत सरकार लोगों को लगातार या बच्चों को लगातार एजुकेट या शिक्षित करने का काम भी कर रही है। आप जब 6वीं 5वीं क्लास में होंगे तो आपने देखा होगा एक चैप्टर में स्पेशली बताया जाता था कि भाई भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। मेज़ अगर घर में है, आप घर से, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई आप घर से बाहर भागिए और खुले में जा कर के खड़े हो जाइए, तो भूकंप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया कि बताते थे कि भाई अगर आप मान लीजिए घर से बाहर नहीं भाग पा रहे हैं तो कोई मेज़ है, कोई इस तरह की चीज़ है, ड्रम है कोई, तो उसके आप नीचे छुपने की कोशिश करिए ताकि ऊपर से अगर कोई मटेरियल गिरे तो वो आपको कम से कम चोट पहुंचाए। इसके अलावा अगर कोई तकिया है तो उसके अपने सर के ऊपर रखिए, उकड़ू होकर के बैठिए, मतलब अपने शरीर का जो क्षेत्र है उसको कम से कम करिए ताकि बॉडी में जो डैमेज है वो न्यूनतम हो पाए। हमारी कमर या जो पृष्ठ भाग है वो अपेक्षाकृत रूप से थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो कोशिश करिए लेटते वक्त कि भाई कमर वाला पोर्शन ऊपर रहे ताकि न्यूनतम चोट आ पाए। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें होती थी। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। एनसीसी कैडेट्स को भी इस तरह की मॉक ड्रिल्स के थ्रू सिखाया जाता है कि भाई भूकंप आए तो लोकल लेवल पर आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो हमने इतने सारे पॉइंट्स लिखे। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बोल दिया कि भैया तुम क्या करो, इस तरह से भूकंप से बच सकते हो और जा करके ये कोर्स अपना लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम मान गए। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि भाई हमको अगर सरकार कोई भी काम करने के लिए बोलती है तो क्या हम मानते हैं? हम नॉर्मली सरकार के कहने के अगेंस्ट ही काम करते हैं। हम सरकार की बात तब मानते हैं जब हमें पता होता है कि सरकार हमें पीटेगी या पुलिस वाले हमारे ऊपर बल प्रयोग कर सकते हैं, हम तब मानते हैं। ये हमारा एक नेचर है, या ये कहिए कि हमारा इस तरह का एक डेवलपमेंट हो गया है, हमारी सोच ऐसी है। अब हो क्या रहा है, ये जो पूरे के पूरे इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिए हैं ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे समस्या क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे भी हम 3-4 पॉइंट लिखेंगे। पहला, जितने भी बिल्डिंग कोड्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से या कहिए कि ढंग से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो जो लागू करने वाली संस्थाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो नहीं करती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात यह है कि भाई देखिए, हमने भले ही लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी, उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन इस भारत के अधिकतम लोग अभी भी उन सारी चीज़ों को नहीं जानते। हम चुनिंदा लोगों तक ही अपनी पहचान एज अ गवर्नमेंट बना पाए हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग जानते ही नहीं है कि हमको क्या करना है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। ऊपर से लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो सरकार के अगेंस्ट ही चलते हैं। अगर सरकार पैसा देगी तो उसको वो मानते हैं कि ये शायद जेन्युइन चीज़ हो सकती है, अगर नहीं दे रही है तो वो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट उस फील्ड में नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि भाई जो तकनीक है, नॉर्मली जापान में ऐसा सुनने में आता है कि जापान ने एक छोटे लेवल का, मतलब बहुत पहले नहीं बता सकता लेकिन फिर भी
आपको कुछ टाइम पहले ये बता देगा कि इस पार्टिकुलर रीजन में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हैं और उस एरिया में भूकंप फिर आया भी है बहुत सारे बार। मतलब पॉसिबिलिटी का गेम है। लेकिन भारत आज भी इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जो ये बता सके कि किसी पार्टिकुलर एरिया में कब भूकंप आएगा या उसके कैसे कैसे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक ये भी हमारे लिए गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है कि हम प्रॉपर तरीके से नहीं अपनी बात को डिलीवर कर पाए हैं, ना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर पाए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट के रूप में आप उसको नोट करिए कि भारत में जो शहरीकरण हुआ है वो सामान्यतः उन इलाकों में है जहाँ पे हमको भूकंप सामान्य तौर से अधिक देखने को मिलते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, क्योंकि ये जोन 4 में पड़ता है, तो यहाँ पे नॉर्मली भूकंप आते रहते हैं। अब उस इलाके में हमने इतने बड़े लेवल पर सेटलमेंट्स कर दिए हैं, घर बना दिए हैं, लोगों को बसा दिया है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज क्रिएट कर देता है। दूसरी तरफ देखेंगे मुंबई वाला जो इलाका है वो भी उसी तरह के एक जोन 4 वाले रीजन में आता है। मतलब वहाँ पे भी भूकंप काफ़ी प्रवण एरिया है, ज़्यादा वहाँ पे भूकंप आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन वहाँ पे भी हमने बड़े स्तर पर लोगों को बसा रखा है। अगर इतने बड़े मतलब स्तर पर लोग बसेंगे तो उससे शहर अधिक सुभेद्य हो जाएंगे भूकंपीय घटनाओं के। तो हमने देखा कि भाई क्या पॉजिटिव्स हैं भूकंप के, क्या नेगेटिव्स हैं। हमने ये भी देखा कि आखिर भूकंप के मिटिगेशन के रास्ते में या उसके प्रभावों के मिटिगेशन के रास्ते में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये भी हमने देखा है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कौन कौन से आइडेंटिफाइड जोन्स हैं। वर्ल्ड वाइड देखेंगे कहाँ कहाँ पे भूकंपीय जो बेल्टें हैं वो विस्तृत हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा। और जो प्रमुख प्रमुख अर्थक्वेक आए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा हम मेंस के लिए बात करें तो भाई अर्बन प्लानिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे हमको क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रॉपर पॉलिसी मेक हो पाए। भाई ऐसा ना हो कि हमने आज कोई नियम बनाया है और वो अगले 10-15 दिन में फिर वो नियम हमको बदलना पड़ जाए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ही चैलेंजिंग पार्ट है। तो ये हमने देखा कि भाई भूकंप क्या है, कैसे कैसे इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है हमारा वोल्केनो वाला, उसके बारे में। लेकिन अब क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है तो हम इस टॉपिक को अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो भूकंप वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमने ये भी देखा कि भाई मेंस के पर्सपेक्टिव से हमको किस तरह से तैयार करना है, तो ऑलरेडी हमने पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या पता होना चाहिए भूकंप के बारे में, हमने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर किए हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी क्वेश्चन इस पर पूछ चुका है 2022 में कि पी वेव और एस वेव में से सबसे पहले कौन सी आती है, पी वेव का नेचर क्या है, एस वेव का नेचर क्या है। एक वेव लाइक है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करती है, और एक अप एंड डाउन मोशन करती है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम ऑलरेडी कर चुका है। तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाके क्वेश्चन को फ्रेम करता है। वही जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है, बट वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमको उस तरह से हमने चीज़ों को, टॉपिकों को तैयार नहीं किया होता है, इसलिए वो हमें थोड़े से हार्ड लगते हैं कि भाई इसको हैंडल करना अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं हम विराम देंगे। अब जो अगला टॉपिक है वोल्केनो, उसके साथ आपसे नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको अगर इसमें कोई और भी ऐसा पॉइंट लगता है कि भाई मैंने उसको एक्सप्लेन करना शायद मैं छोड़ दिया हो, मुझे लगा हो कि तो एक नॉर्मल पॉइंट है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अगले वीडियो में या आपको कमेंट सेक्शन में उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। आप भी खुद लाइक करिए और कमेंट करके मुझे आप अपडेट करते रहा करिए। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टडी से रिलेटेड, वो भी आप मुझे बताते रहा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।